चंबल शाही जामा मस्जिद केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी। यूपी सरकार को 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी आई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तथाकथित मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसमें यथास्थिति मेंटेन की जाए। उनका ये कहना है कि ये कुआं पार्शली मस्जिद के अंदर है और पार्शली मस्जिद के बाहर है। हमारा ये कहना है कि ये कुआं टोटली मस्जिद के बाहर है और वहाँ पे बराबर पूजा पाठ होती चली आ रही थी। और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से इसमें नोटिस जारी किया है इस एप्लीकेशन पे और कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने साथ ही साथ जो हम लोग हैं जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे भी कहा है कि अपना जवाब फाइल करिए और कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक जो कि 21 फरवरी है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तथाकथित इस कुएं के परसुएंस में जो उनका नोटिस है उस पर कोई एक्शन अभी नहीं लेगी। पीलीभीत में गोहनिया रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक खुला रहा और ट्रेन गुजर गई। ट्रेन को आते हुए देखकर लोग आनंद फानन में जान बचाकर भागे। जानकारी के मुताबिक टनकपुर दौराई एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान यह घटना हुई है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में रेलवे क्रॉसिंग से टनकपुर दौराई एक्सप्रेस गुजर रही है जबकि रेलवे फाटक खुला हुआ है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रेलवे की ओर से भी पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं खड़ा हूँ शहर के बीचों बीच में। ये गोहनिया रेलवे क्रॉसिंग कहलाती है और ये रेलवे ट्रैक जो है आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक पीलीभीत से ये उत्तराखंड के टनकपुर को निकल जाती है। यहाँ पर एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहाँ पर रेलवे फाटक बंद नहीं हुआ और ट्रेन निकल गई। ये ट्रेन दोराई से आ रही थी और टनकपुर उत्तराखंड को जा रही थी, जिसके बाद हलचल मच गई। लोगों ने यहाँ पर जो इस टाइम पे मौजूद यहाँ पर सर जो ड्यूटी के पर था उसको लोगों ने बंद कमरे में जगाने की कोशिश की पर वो ना उठा। उसके बाद कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर, जो होमगार्ड यहाँ पर फिलहाल ड्यूटी कर रहे थे उनके साथ मिलकर इस लाइन पे जो व्यस्तम लाइन है, सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर से निकलती हैं, उन लोगों को किसी तरीके से रोका। उसके बाद ट्रेन जो है खुले फाटक को पार करती हुई निकल गई। सैयद परवेश, न्यूज 18 पीलीभीत। और अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आए विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति को बारीकी से समझा और गंगा नदी पर भ्रमण कर तीर्थ नगरी के कृष्ण आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना कर मां गंगा से अपने मोक्ष की कामना की है। आपको बता दें, प्रयागराज में भव्य दिव्य कुंभ को लेकर विदेशी मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में पहुंचे विदेशी मेहमानों का कृष्ण आश्रम के महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती ने जोरदार स्वागत किया है और भारतीय परंपरा के दर्शन कराए हैं। हेलो प्लीज पंडित जी मछली वाली देख दे मेन यजमान You are the main person under his guidelines. Remember one thing, to become yajman, the fees is $1,000. Nobody else will pay. You have to. मेरठ जिला जेल में बने खेल उत्पाद प्रयागराज महाकुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। महाकुंभ में खेल उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगेगी। आपको बता दें कि मेरठ जिला कारागार में बंदी फुटबॉल सहित कई तरह के खेलों के सामान बनाते हैं और इन सभी खेल उपकरणों की प्रदर्शनी प्रयागराज महाकुंभ में लगाई जाएगी। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनको बंदी बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को कुंभ में प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाए तथा अपनी जेल के जिला कारागार मेरठ के 2 प्रोडक्ट्स, एक तो फुटबॉल और दूसरी 4 तरह के बैग जो महिला बंदियों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको सेलेक्ट किया गया है तथा वहां पर लगाया गया है। पहला लॉट हमने लगभग 100
100 फुटबॉल और 100 बैग का भेज दिया है तथा दूसरा लॉट हमारा तैयार है। वो डिमांड जैसे जैसे आएगी उसको हम वहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि मेरठ एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जाना जाता है। क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाई। विराट कोहली अपनी रामनगर से आ रही बड़ी खबर की अब बात करते हैं। यहां पर बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बाघ ने 2 जगहों पर अटैक किया है। पहला हादसा बिजरानी रेंज का है। बताया जा रहा है कि सावलदे पूर्वी के जंगल में प्रेम नाम के कर्मचारी पर लकड़ी बीनते हुए ही बाघ ने यहां पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। प्रेम बिजरानी रेंज में संविदा में कार्यरत है, जबकि दूसरी घटना रामनगर वन प्रभाग के क्यारी की है, जहां पर ग्रामीण भुवन चंद्र बेलवाल गुरुवार जंगल से घास काटने के लिए जंगल में गए हुए थे और बाघ ने अटैक कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन बुजुर्ग का शव ही बरामद हो पाया। आज सुबह शव बरामद कर लिया गया है। वहीं बिजरानी में भी बाघ के वजह से शख्स पर हमला करने की एक घटना सामने आई है। वनकर्मी की मौत हुई। क्यारी में ग्रामीण पर बाघ का हमला। लापता शख्स की अभी तलाश जारी है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का कल पहला वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। ये समारोह 3 दिनों तक चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में 4 जगहों पर और परिसर से सटे हुए अंगद टीला पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। अंगद टीला पर होने वाले कार्यक्रम में आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव को ऐतिहासिक ढंग से मनाया जाएगा। कल से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भगवान रामलला के विराजमान स्वरूप का अभिषेक करेंगे और इसके साथ ही ठीक दोपहर 12:20 यानी कि वो समय जब भगवान रामलला भव्य महल में विराजमान हुए थे, उसी समय पर भगवान की महाआरती करी जाएगी। 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और भगवान राम के परिसर में ही मौजूद धर्माचार्यों के साथ एक बृहद भंडारा भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, भगवान रामलला के परिसर में ठीक दोपहर 2 बजे अंगद टीला पर मुख्यमंत्री एक छोटी सी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव का उत्सव। 11, 12 और 13 जनवरी को अयोध्या के मठ मंदिरों समेत राम जन्मभूमि परिसर में तमाम सजावटें होंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 को लेकर इस बार सरकार ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। इस बार साधु संतों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के कमांडो लगाए गए हैं, जो कि साधु संतों के कैंप के बाहर तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रयागराज से न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां एक और पुलिस, पीएससी तो वहीं सीआरपीएफ भी मुस्तैद दिख रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर उन अखाड़ों के पास है जिनकी सुरक्षा का जिम्मा उन कंधों पर है, जो सीमाओं को जिन्होंने सुरक्षित किया है। जो सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं कि इस ठंड में कैसे मुस्तैद और अपनी पोजीशन पे, और यही दृश्य हर अखाड़े के जो द्वार है उस पर देखे जा सकते हैं। ऑफिसर्स कैसे अलर्ट मोड पे वॉकी टॉकीज लेके, और दोनों एंट्रेंस और एग्जिट दोनों गेट्स पर ये जवान मुस्तैद है। और देखिए इस ठंड में जहां एक तरफ पारा गिरता जा रहा है, टेम्परेचर इनके हाथ पे आप देख सकते हैं ग्लव्स कवर करके रखे हुए, पूरी सुरक्षा में मुस्तैद है ये जवान, ताकि किसी प्रकार की कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार कोई मिसक्रिएंट्स ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। और क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीस बना रहे, उसका विशेष ध्यान रखा गया। और सीआरपीएफ के जवान, अगर इन कैंप्स की बात की जाए तो ऐसे 43 अखाड़े हैं जिन पर ये सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, और इनकी ड्यूटीज भी चेंज होती रहती हैं। और ऐसे में हर आने जाने वाले पर इन्होंने नजर रखी है। वॉच टावर्स बनाए गए और इसके अलावा पेट्रोलिंग टीम भी यहाँ मौजूद है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 प्रयागराज।
महाकुंभ में पहुंच रहे साधु संतों के अलग अलग रूप रंग में लोगों में आकर्षण का केंद्र ये रूप रंग बने हुए हैं। महाकुंभ में पहुंचे एक 15 वर्षीय संत, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। इस कुंभ में ये सनातन का क्योंकि मेला है, आप हर रंग देखेंगे यहाँ पर। हम आपको भी किसी संत से मिलाते हैं जो उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान बड़ा है, ये अभी रखते हैं। क्या उम्र है आपकी? 15 वर्ष। 15 वर्ष। और नाम? मंगलगिरी। मंगलगिरी। तो गिरी आते हैं मतलब किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। तो जूना अखाड़ा से जुड़ना मतलब सन्यासी हो गए तो आपने? हाँ जी। 15 साल की उम्र में सन्यास का कैसे सोच लिया? माता पिता ने बचपन में मेरे को धूने पर चढ़ा दिया था। माता पिता ने चढ़ा दिया था? हाँ। कितनी उम्र थी जब धूने पे चढ़े थे? 6 महीना। धूने पे चढ़ा दिया मतलब इसी अखाड़े में छोड़ गए? हाँ जी। 6 महीने। तो तब से यही अखाड़े में ही रहते हैं, यही पालन पोषण करते हैं? हाँ जी। और अब मन लगता है पूजा पाठ में? हाँ जी। सन्यासी ही रहना है? हाँ जी। सन्यासी की तरह ही जीवन बिता रहे हैं? हाँ जी। फिर कोई मंत्र या कुछ याद हो, कुछ हो बताइए। गजाननं भूति गणाधि सेवितं कपेति जम्बोति फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशि कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वरि पादि पंकजम्। महाकुंभ में संतों की महिमा देखने को मिल रही है। जूना अखाड़े ने 52 फीट का ध्वजा लगाया है। अभी तक इतना ऊंचा ध्वज कहीं भी नहीं लगाया गया है। ध्वज को लेकर संतों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। पहली बार महाकुंभ में महाव्यवस्थाएं की गई है। कुंभ में ध्वजे का भी एक महत्व है। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये अकेला सबसे बड़ा ध्वजा यहाँ है और 52 फुट के इस ध्वजा का भी अपना एक इतिहास है। उसको जानने के लिए महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी से बात करते हैं जो बताएंगे कि ये ध्वजे का क्या महत्व है, कितने वर्षों से ये लग रहा है। महाराज जी क्या ध्वजा है ये और कितने वर्षों से क्या है? ये धर्म ध्वजा अनादिकाल से है। जब से कुंभ प्रारंभ हुआ, कुंभ के प्रारंभ के पहले इस धर्म ध्वजा का स्थापना होता है। इस धर्म ध्वजा में संपूर्ण सनातन धर्म का नियम छुपा हुआ है और 52 हाथ का होता है। और हमारे अखाड़ों में, संपूर्ण अखाड़ों में 52 मढ़ियाँ हैं 10 नाम नागा सन्यासियों के, और इसलिए 52 हाथ का ध्वज होता है। और इस ध्वज में हमारे संपूर्ण मर्यादा सनातन धर्म और कुंभ के त्याग और बलिदान का प्रतीक है। महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ध्वजा ना लगा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, हर बार कभी ऐसा नहीं हुआ। इस धर्म की स्थापना होने पर ही कुंभ प्रारंभ होता है। अगर ये धर्म ध्वजा स्थापना नहीं हुआ तो कुंभ प्रारंभ महात्मा नहीं करते संत, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। हमारा सब कुछ प्रतीक, आदर्श, सिद्धांत और त्याग, बलिदान और तपस्या का हमारे प्रतीक और मार्गदर्शक है ये ध्वजा। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी बात करते करते भावुक हो गए, इनकी आंखों में आंसू भी आ गए। इनका कहना है कि ये ध्वजा एक सम्मान का है। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कई रसोई शुरू की गई है। यहाँ की एक रसोई में हर रोज लाखों लोग खाना खा सकेंगे। ऐसी ही एक रसोई से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होता है, या इसे चमत्कार ही आप कहिए, कि करोड़ों की भीड़ आती है लेकिन भूखा कोई नहीं रहता है। उसका कारण होता है यहाँ जो शिविर लगाए जाते हैं उनमें जो भोजन दिया जाता है, भूखों का पेट भरा जाता है और निःशुल्क। सबसे बड़ी बात है ये। देखिए ये एक ओम नमः शिवाय ट्रस्ट है और देखिए कढ़ी और चावल बन रहा है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ये बताया जा रहा है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं इस प्रसाद को पाते हैं, यही सनातन में सबसे बड़ा दान होता है। और महाकुंभ की यही विशेषता होती है कि महीनों सालों पहले यहाँ कुछ नहीं होता और अचानक से यहाँ देखिए कितनी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कोई एक व्यक्ति भी भूखा नहीं रहता है। इसी ट्रस्ट से जुड़े हमारे साथ में एक व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ और आश्रम ओम नमः शिवाय संस्था के नाम से है। कितने लोगों को फीड कर सकते हैं इसके? इस जो कराहत चल रहा है ये 24 आवर्स चलता रहता है। 24 घंटे? जी हाँ। जैसे प्रसाद बना उसको टबों में हमने निकाल लिया और अल्टरनेट ऐसे चलता रहता है। 8 से 10 हजार लोगों की कैपेसिटी का 1 टाइम में इसमें प्रसाद बनता है। 8 से
से 10,000 लोग का 10,000 एक बार में। एक बार में तो अगर सुबह बना तो 8 से 10,000 सुबह खा गए, फिर शाम को ये बनता रहता है, ये बनता रहता है। अभी 4 दिसंबर से जो भंडारा यहाँ पर चल रहा है तो 25 से 30,000 लोग प्रसाद पर डे ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। ये कढ़ाई सबसे बड़ी है, जरा इधर चल के बताएं। देखिए नगर नकुल थोड़ा संभाल के आप आए, ये कढ़ाई सबसे बड़ी है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि महाकुंभ में सबसे अलौकिक अद्भुत यही होता है, करोड़ों की भीड़ आती है। पिछली बार 20 करोड़ थी, इस बार तो 40 करोड़ का अनुमान है। करोड़ों की भीड़ आती है लेकिन भूखा कोई नहीं रहता है। इस कढ़ाई के बारे में बताया, मुझे लगता है महाकुंभ की सबसे बड़ी जी हाँ, आपको लगता है और ये है भी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कि 40 कुंटल से ज्यादा इसमें अन्न सामग्रियां उसमें उपयोग में ली जाती हैं। और ये कराहा जब हम पर्व के दिन लगाते हैं, जैसे मकर संक्रांति का पर्व होगा उसके स्टार्टिंग में, उसके बाद भी, मतलब 14 तारीख से 13 तारीख से स्टार्ट कर देंगे और 1 वीक तक ये चलता रहेगा, क्योंकि करोड़ों का भीड़ आएगा। एक टाइम में प्रसाद बनता है तो 25 से 30,000 लोग इसकी कैपेसिटी है ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये क्या निःशुल्क है? क्योंकि महाकुंभ में जुड़े लोग यही जानना चाहते हैं कि खाना कहाँ मिले, और महाकुंभ में सबसे बड़ा दान यही है कि भूखों को भोजन कराया। आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है, जिसे महाकुंभ जिला घोषित किया गया है, इसमें 25 सेक्टर हैं, जिसमें से 7 जगह हमारे ओम नमः शिवाय के शिविर, ये कैंप भंडारा चल रहा है। ये सभी कैंप वापसी मार्ग पे हैं और ये निःशुल्क है, 24 आवर्स, 24 घंटे का। मतलब रात में थोड़े कम लोग दिख रहे हैं। अभी जो कम लोग दिख रहे हैं उसका रीजन ये है कि अभी जैसे थोड़ा ठंड का भी मौसम हो जाता है, कुछ इसका कारण है। लेकिन पर्व स्टार्ट हो रहा है आपका 14 तारीख से, तो उसकी जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन से 44 करोड़ लोग आएंगे। 4 दिसंबर से जो हमारा अनुमान रहा है, हम 25 से 30,000 लोग को प्रसाद खिला पा रहे हैं, सिर्फ छोटे कराहों से, जिसकी कैपेसिटी 8-10,000 लोग की। और भी जगह लगे ऐसे सेम सेटअप हमारे 7 जगह है। ये तो मेन कैंप है हमारा। जरा रास्ता बता दें ताकि अगर जो दर्शक देख रहे हो तो वो यहाँ के यहाँ पर जो किले चौराहे से 500 मीटर त्रिवेणी मार्ग, मिंटो पार्क के नाम से ये जगह है, संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने सेक्टर 1 में ये जगह लगती है। दूसरा हमारा संगम रेलवे स्टेशन के सामने दारागंज में है। तीसरा नागवास की सेक्टर। ये बड़ी कढ़ाई आपने देखी, देखिए ये तैयारियां पर्व के लिए की जा रही हैं। ये बड़े बड़े चूल्हे बना दिए गए हैं, यहाँ पर भी खाना बनाया जाएगा। वो मशीन्स लगाई गई हैं, चिली कटर देख सकते हैं आप, जैसे इसी से मिर्च काट दी जाएगी। ये सारे बर्तन जो जिसके जो धातु हैं, ये कांसे के, ये फूल के बर्तन हैं और पीतल के हैं। अच्छा, ये भी पर्व वाले दिन, ये पर्व के दिन स्टार्ट होगा। इसमें खीर बनेगी और इसमें दाल बनेगा। हाँ। और ये सब चीजें बनेगी प्रसाद के रूप में। रीजन ये है कि प्रसाद की गुणवत्ता पे ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की भी और क्वालिटी बर्तन की भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये रोटी बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने कहा आपको पहले भी कि सबसे महत्वपूर्ण महाकुंभ में यही होता है, या इसे आप चमत्कार भी कह सकते हैं, कि करोड़ों की करोड़ भीड़ आती है लेकिन भूखा कोई नहीं सोता है। हर ओर यहाँ अमृत बरस रहा होता है और इसीलिए इसे महाकुंभ कहते हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के चैन सिंह नाथ योगी जी महाराज उज्जैन से महाकुंभ में पहुंचे हैं। महाकाल की तरह शिवलिंग को लेकर प्रयागराज पहुंचे और दर्शन के लिए लोगों की यहां पर भीड़ उमड़ी दिखाई दी। तो मध्य प्रदेश के चैन सिंह नाथ योगी जी महाराज उज्जैन से महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और महाकाल की तरह शिवलिंग को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर दर्शन के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ी नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, महाकाल की एंट्री हो गई के महाकुंभ में और महाकाल की तरह शिवलिंग को लेकर यहां पर प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं। कि अपना धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। मैं सनातन धर्म को जगाने आया हूँ और सबको प्रेरणा देने आया हूँ। गंगा यमुना सरस्वती में आया हूँ और इस मेले में भ्रमण कर रहा हूँ। महाकाल की प्रतिमा भी रखी है गाड़ी में, ये सामने दिख रही है सभी को। और सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि महाकाल आइए और महाकाल के दर्शन करिए। अयोध्या जाइए, अयोध्या का दर्शन कीजिए, काशी जाइए, इलाहाबाद जाइए, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कीजिए। मैं सनातन धर्मियों को यही मैं प्रेरणा देता हूँ और सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि धर्म बढ़े और धर्म सदा बढ़ता रहे। हम ये जागरूकता कर रहे हैं, संसार में प्रचार कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ महाकाल का तिलक लग रहा है, उसमें निःशुल्क लग रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जो भी सनातनी आता है उसको तिलक लगाते हैं और निःशुल्क तिलक लगाते हैं। हर हर महादेव। यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा में प्रदेश का पहला मॉडर्न टेक्नोलाइज्ड धोबी घाट बनाया जा रहा है। नगर आयुक्त ने ताजमहल के दूसरी तरफ यमुना किनारे पर बन रही घाट का निरीक्षण किया।
इस घाट के तैयार होने पर लोग यहां पर मशीनों से अपने कपड़े धुलवा सकेंगे और यमुना में साबुन का पानी नहीं जाने से प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। नगर निगम आगरा द्वारा प्रदेश का पहला मॉडर्न मैकेनाइज्ड धोबी घाट का निर्माण आगरा में कराया जा रहा है। उद्देश्य इसका यह है कि जो धोबी यमुना में अपनी कपड़े धुलने के लिए जाते हैं और उसमें डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करके यमुना को प्रदूषित करते हैं, वो लोग वहाँ ना जाएं, वो इस मॉडर्न मैकेनाइज्ड धोबी घाट में आए। यहाँ पे यूजर चार्ज लेके उनके कपड़े मशीनों से धुले जाएंगे और फिर इसके बाद उनको वापस दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे की वजह से जगह जगह पर हादसे भी देखे गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में ठंड अपने तेवर दिखा रही है, जिससे कई इलाके कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा मुरादाबाद, आगरा और हरिद्वार में सुबह सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सफर करना दुभर हो गया। घने कोहरे के कारण जगह जगह हादसे भी देखे गए। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के चलते हादसा हो गया। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। सुल्तानपुर में बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस के कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। कोहरे के कारण दोनों गाड़ियां टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते रोडवेज बस नहर में गिरने से बच गई। बस में 28 यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। बस बरेली से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली एनसीआर का भी यही हाल है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। फ्लाइट्स भी देरी से उड़ान भर रही हैं। ठीक हमारे पीछे नई दिल्ली का मंडी हाउस इलाका है। आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से धुंध और कोहरे का प्रकोप छाया हुआ है। इसके चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं, साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स भी लेट लतीफी का शिकार हैं। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को भी इसी तरीके से कोहरे और धुंध का प्रकोप छाए रहने की उम्मीद है। फिरोजाबाद में 2 दिन तेज धूप होने के बाद फिर से घना कोहरा छा गया, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर रह गई। इस वजह से ट्रेन यातायात भी बुरी तरह बाधित हो रहा है। सर्दी ज्यादा होने के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। गोरखपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जाहिर है उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत के आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।